नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, मैं प्रवीण सत्संगी सर आप सभी के लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं। रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन हैं? दोस्तों, बतानी है कि जो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। जी हाँ दोस्तों, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, चेतन भगत हमारा सही उत्तर होगा, चेतन भगत। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान जगह को भरना है। बतानी है कि द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। दोस्तों, बतानी है कि किनके द्वारा रचित हर्ष चरित्र जो हमें हर्ष और प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। जी हाँ दोस्तों, बाणभट्ट हमारा सही उत्तर होगा। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र जो हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। आप लोगों को याद रखनी है, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेना को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? दोस्तों, बतानी है कि सेना को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था सेना को सशक्त और मजबूत बनाना। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1574 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? 1574 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्तता निकाय है? दोस्तों, बतानी है कि किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत जो नवोदय विद्यालय समिति है और केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये दोनों दोस्तों स्वायत्तता निकाय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों क्या है? तो केंद्रीय दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये दोनों स्वायत्तता निकाय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? दोस्तों, बतानी है कि किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्क्लेरेनकाइमा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों, इस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह जो ऊतक है ये क्या करता है? पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, और इस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? दोस्तों, बतानी है कि किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋषि कपूर। जी हाँ दोस्तों, ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। दाब की एसआई इकाई है? दोस्तों, बतानी है कि दाब की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पास्कल। जी हाँ दोस्तों, दाब की एसआई इकाई क्या होगा? ऑप्शन बी, पास्कल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में
विभाजित करता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से वो कौन सी रेखा है जो भारत की भूमि को लगभग दो हिस्सों में क्या करता है, विभाजित कर देता है, यानी कि बांट देता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि कर्क रेखा जो है ये क्या करता है, भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखनी है, कर्क रेखा। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि कर्क रेखा से होकर भारत के कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। आइए थोड़ा इस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, ये सभी राज्य जो हैं क्या हैं, ये कर्क रेखा से होकर के गुजरती हैं। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नाम आप लोगों को फिर से बता देते हैं उन भारतीय राज्यों का जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी राज्य दोस्तों कर्क रेखा से होकर के, इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप लोगों को याद रखनी है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। जो कर्क रेखा है क्या करती है दोस्तों, भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, कर्क रेखा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों बतानी है कि सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुखद यात्रा। जी हाँ दोस्तों, सुखद यात्रा नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, सुखद यात्रा नामक ऐप। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। दोस्तों बतानी है कि जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित होने वाली हानिकारक विकिरण है, बतानी है कि उसका क्या नाम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी विकिरण। जी हाँ दोस्तों, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण का क्या नाम है, तो पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, जिसे दोस्तों अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखनी है, पराबैंगनी विकिरण। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। निम्न में से कौन सी मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थांग ता। जी हाँ दोस्तों, थांग ता जो है क्या है, मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, स्टाइल है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। अतः दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को आप लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन के दौरान पित्त, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह को भरना है, की भूमिका होती है। दोस्तों बताने है कि पाचन के दौरान पित्त की क्या भूमिका होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वसा का पायसीकरण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, पाचन के दौरान पित्त वसा का पायसीकरण की भूमिका होती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं, यानी कि उनका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, खून गर्म होता है। आप लोगों को बतानी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पक्षी वर्ग के प्राणी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी, जो पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं ये गर्म रक्त वाले होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। जो पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं दोस्तों ये नियत तापी जंतु होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। अतः इसे हम लोग गर्म रक्त वाले प्राणी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, पक्षी वर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। दोस्तों बतानी है कि किसी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो न्यूटन के किस नियम पर
आधारित होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गति का तृतीय नियम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण जो होता है वो न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों बताने है कि जो हमारी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आइरिस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन सी, आइरिस के द्वारा। आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन फिल्म फेस्टिवल 2018 में आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों बतानी है कि 2018 में लंदन फिल्म फेस्टिवल में आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इरफान खान को। जी हाँ दोस्तों, इरफान खान को आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 के लंदन फिल्म फेस्टिवल में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा इरफान खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? दोस्तों बतानी है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए इनमें से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम जो है क्या करती है दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखनी है, एल्यूमिनियम। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा राज्यसभा को। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखनी है। राज्यसभा को उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यव्रत का ध्यान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि सत्यव्रत का ध्यान का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुश्ती से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सत्यव्रत का ध्यान का संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? दोस्तों बतानी है कि मानव शरीर के रक्त में जो शुगर के स्तर में वृद्धि होती है उसका पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा अग्नाशय के द्वारा। हमारे रक्त में जो दोस्तों शर्करा के स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि होती है, उसका पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? तो ऑप्शन डी, अग्नाशय के द्वारा। आप सभी को याद रखनी है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि गारो नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेघालय में। जी हाँ दोस्तों, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा मेघालय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों अभी हमने इसी वीडियो में देखा कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, यानी कि उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को, अभी हमने पढ़ा। अब बतानी है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा, आप सभी को याद रखनी है, ऑप्शन बी, 6 वर्ष का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। किनका? राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। बताइए दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप सब लोग दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस
कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।